एक मैसिव ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अचानक पता चलता है कि ब्लूप्रिंट्स का एक हिस्सा बिल्कुल मिसिंग है। ओह, दैट साउंड्स लाइक अ डिजास्टर। राइट? सपोर्टिंग पिलर्स की हाइट का कोई डेटा ही नहीं है, सिर्फ कुछ साइड लिंक्स पता हैं और एक सिंगल एंगल की डिग्री मालूम है। रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में या फिर किसी हाई स्टेक्स कंपैरेटिव एग्जाम के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में कभी भी पजल के सारे पीसेस एक साथ नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ सिचुएशंस इतनी नीट नहीं होती। ऐसे में मिसिंग पीसेस को कैसे ढूंढा जाए, आज की इस डीप डिस्कशन में हम इसी मेसी रियलिटी को डीकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली जब डेटा अधूरा होता है तो मतलब प्योर लॉजिक और कोर प्रिंसिपल्स ही काम आते हैं। आज हम जिस मटेरियल का डीप डाइव कर रहे हैं वो एक डिटेल्ड मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्री एरिया साइड प्रॉपर्टीज। राइट। और हमारा फोकस सिर्फ फॉर्मूलाज को रटने पर नहीं होगा। हम इस ज्योमेट्री के पूरे स्ट्रक्चर की एनाटॉमी को समझेंगे, हर थ्योरम, हर रेशियो के पीछे का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। मतलब उसका रूट कॉज क्या है? सही पकड़ा, इसका फंडामेंटल व्हाई और हाउ क्या है। जब इन कॉन्सेप्ट्स का रूट कॉज समझ आ जाता है तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स भी लिटरली खुद अपने आंसर्स रिवील करने लगते हैं। और इसीलिए इस ब्रेकडाउन में कोई भी डिटेल स्किप नहीं की जाएगी। हम एक बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में चलेंगे और हर एक स्लाइड के हिडन मैकेनिक्स को अनपैक करेंगे, बिल्कुल आसान है इंग्लिश में। तो चलिए इस ज्योमेट्रिक पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। ये ज्योमेट्री मास्टर क्लास एरिया साइड प्रॉपर्टीज का टाइटल स्लाइड है। बोल्ड लेटर्स में कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन लिखा है और साथ में एक प्रॉमिस, 100% कवरेज फॉर कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। ये क्लेम एक्चुअली बहुत बड़ा है क्योंकि इसका मतलब है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्योमेट्री के जिस फाउंडेशन की जरूरत होती है वो इस सिंगल डॉक्यूमेंट में पूरी तरह मैप कर दिया गया है। ये बस एक इंट्रोडक्शन है इस बात का कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कैसे टेस्ट होने वाले हैं। That sets the stage perfectly. Now we are on slide 2. यहाँ लिखा है कैलकुलेटिंग ट्राइंगल एरिया, द 3 कोर मेथड्स। और स्क्रीन पर 3 अलग-अलग बॉक्सेस में 3 ट्राइंगल्स बने हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक फंडामेंटल सवाल उठता है। हाँ पूछिए। एक ही बेसिक शेप यानी एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 3 अलग-अलग टूल्स या मेथड्स की जरूरत ही क्यों है? क्या एक यूनिवर्सल फॉर्मूला काफी नहीं था? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, अगर दुनिया परफेक्ट होती तो एक फॉर्मूला काफी था, पर जैसा कि शुरू में डिस्कस किया, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा अवेलेबल नहीं होता। सही बात है। डिस्टेंस इसलिए है ताकि चाहे सिचुएशन कितनी भी रिस्ट्रिक्टेड क्यों ना हो, एरिया कैलकुलेट करने का रास्ता हमेशा खुला रहे। So it is all about adaptability. Makes sense. Let's look at the first lens. Now we are on slide 3. Method 1, when height is known. यहाँ फॉर्मूला दिया है एरिया इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, यानी लंब। हाँ, बेसिक स्कूल वाला फॉर्मूला। राइट। बट यहाँ मेरा एक पुशबैक है। जब कोई बेस बोलता है तो नेचुरली दिमाग में ट्राइंगल के सबसे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जिस पर ट्राइंगल खड़ा है। क्या बेस हमेशा वो बॉटम लाइन ही होती है? ओ, ये ज्योमेट्री के सबसे कॉमन कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स में से एक है। अच्छा। बिल्कुल, बेस का हॉरिजॉन्टल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्लाइड पर जो डायग्राम है उसमें ट्राइंगल ABC दिखाया गया है, जहां ऊपर के वर्टेक्स A से लाइन BC पर एक सीधी 90 डिग्री की लाइन यानी परपेंडिकुलर AD गिर रहा है। ओके, तो ओरिएंटेशन मैटर नहीं करते? एकदम नहीं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर एंगल बनाती हुई लाइन टकराती है, ज्योमेट्री के रूल्स के हिसाब से वही साइड इंस्टेंटली बेस बन जाती है। ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, 90 डिग्री का एंगल ही डिसाइड करता है कि बेस एक्चुअली कौन सा है। तो 90 डिग्री वाली लाइन एसेंशियली एक एंकर का काम करती है। ये पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा शिफ्ट है और यही कॉन्सेप्ट अगले स्टेप में और भी एक्सपैंड हो रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। ये मेथड 1 का एक्सटेंशन है जिसका टाइटल है परपेंडिकुलर टू ऑल साइड्स। क्या है इसका लॉजिक? ये है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड को बेस माना जा सकता है, बस उसके करस्पॉन्डिंग हाइट मालूम होनी चाहिए। राइट। इसलिए मास्टर फॉर्मूला बनता है कि एरिया इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AD, या फिर अगर ओरिएंटेशन घुमाया जाए तो एरिया इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई बाय AB मल्टीप्लाई बाय CF भी एग्जैक्ट वही रिजल्ट देगा, क्योंकि टोटल स्पेस तो सेम ही रहेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि टोटल स्पेस या एरिया तो शेप का उतना ही रहेगा, चाहे उसे मेजर किसी भी एंगल से किया जाए। ये तो
तब हुआ जब हाइट निकालने का रास्ता साफ हो। जी। लेकिन व्हाट इफ हाइट बिल्कुल मिसिंग हो? दैट ब्रिंग्स अस टू स्लाइड 5, मेथड 2, व्हेन हाइट इज नॉट गिवन। यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। मुझे ये फॉर्मूला एक 3D ज्योमेट्रिक स्कैनर की तरह लगता है। इसे शेप के इंटरनल हाइट से कोई मतलब नहीं है। ये बस बाहर के पेरीमीटर के चारों तरफ घूमता है, उसको मेजर करता है और एरिया को अंदर से रिवील कर देता है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। हेरॉन्स फॉर्मूला सच में एक आउटसाइड इन अप्रोच है। स्लाइड पर इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 में सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसे S डिनोट करते हैं। वेट, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा? हाँ, इसका लॉजिक ये है कि तीनों साइड्स A, B और C की लंबाई को जोड़कर एक टोटल बाउंड्री निकालते हैं और फिर उसे बस आधा कर देते हैं। ओके, समझ गया। फिर आता है स्टेप 2, जहां एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर S को मल्टीप्लाई करते हैं S और हर एक इंडिविजुअल साइड के डिफरेंसेस के साथ, यानी रूट ओवर S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C। और ये इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला काम कैसे करता है? ये मैकेनिज्म इसलिए काम करता है क्योंकि सेमी पेरीमीटर और इंडिविजुअल साइड्स का रिलेशन उस शेप की स्ट्रेचिंग और बाउंडिंग लिमिट्स को मैथमेटिकली पूरी तरह लॉक कर देता है। It's like finding the exact volume of a balloon just by feeling its surface tension. Fascinating. Now we are on slide 6, method 3, 2 sides and the included angle. यहाँ एक अलग ही लेवल का क्रॉसओवर चल रहा है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपस में मिल रहे हैं। यस, ये ज्योमेट्री की फ्लेक्सिबिलिटी का पीक है। अगर हाइट नहीं है और तीनों साइड्स भी नहीं है, पर 2 साइड्स की लेंथ और उनके ठीक बीच का एंगल, जिसे थीटा कहते हैं, दिया गया है, तो एरिया इजीली निकल आता है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? मैकेनिज्म है एरिया इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इस स्लाइड पर इनकी 3 वेरिएशंस दी गई हैं, जैसे 1/2 AB साइन C या हाफ BC साइन A। तो मतलब किसी भी 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल से काम हो जाएगा? बिल्कुल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये एक्चुअली मेथड 1 का ही अपडेटेड वर्जन है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन यहाँ पर उन 2 साइड्स की मदद से एक इनविजिबल वर्टिकल हाइट क्रिएट कर देता है। वाओ, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके एक इनविजिबल हाइट क्रिएट करना। टूल बॉक्स अब काफी सॉलिड हो गया है हमारा। अब इन टूल्स के कुछ एडवांस्ड एप्लीकेशंस देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, द सेवियन बेस रेशियो। सबसे पहले ये सेवियन क्या अजीब सा टेक्निकल वर्ड है। मैं बताती हूँ, वर्ड टेक्निकल जरूर लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट उतना ही सिंपल है। किसी भी ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स यानी ऊपर के पॉइंट से निकलकर सामने वाली बेस लाइन तक टकराने वाली किसी भी रैंडम स्ट्रेट लाइन को बस सेवियन कहते हैं। अच्छा, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन चलेगी? हाँ, स्लाइड पर एक रूल और उसका प्रूफ दिया है कि ये सेवियन लाइन बेस को जिस अनुपात या रेशो में काटेगी, उस पूरे ट्रायंगल का एरिया भी ठीक उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? मैथ के हिसाब से कैसे वर्क करता है? इसका मैथमेटिकल प्रूफ बताता है कि एरिया ADB और एरिया ADC को जब डिवाइड करते हैं तो कॉमन हाइट होने की वजह से हाइट एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाती है, बचता सिर्फ बेस है। तो एरिया पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड हो जाता है कि बेस के टुकड़े किस रेशो में हुए हैं। गॉट इट। तो एरिया डिवीजन डायरेक्टली बेस डिवीजन की मिरर इमेज है और इसी का सबसे पावरफुल शॉर्टकट अगली स्लाइड में है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, मीडियन, स्पेशल केस। अगर मैं इस लॉजिक को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो अगर सेवियन लाइन रैंडमली ना गिरकर बेस को एकदम सेंटर से काटे, यानी बराबर 2 हिस्सों में, तो उसे मीडियन कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और क्योंकि बेस आधा आधा डिवाइड हो गया है, तो पिछली लॉजिक के हिसाब से उन दोनों इंटरनल ट्राइंगल्स का एरिया भी 1:1 में बढ़ जाएगा। ओह वाओ। तो रूल क्लियर है, ट्राइंगल की मीडियन उस शेप के एरिया को एग्जैक्टली 2 बराबर हिस्सों में स्लाइस कर देती है। एग्जाम सिनेरियो में ये ज्योमेट्री का सबसे तेज शॉर्टकट बन जाता है। अल्टीमेट चीट कोड। चलिए एक और माइंड बेंडिंग एस्पेक्ट पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। डायग्राम में 2 ट्राइंगल्स हैं, ABC और ABD। दोनों का बेस एक ही लाइन AB पर है और उनके टॉप पॉइंट्स एक दूसरी लाइन CD पर टच कर रहे हैं, जो
AB के पैरेलल है। हाँ, और क्लेम है कि दोनों का एरिया इक्वल है। वेट, लेट मी पुश बैक हियर। आप कह रही हैं कि अगर मैं उस टॉप पॉइंट को उस पैरेलल लाइन पर राइट साइड में लिटरली इन्फिनिटी तक खींचता चला जाऊं, जिससे ट्रायंगल एकदम पतला और लंबा हो जाए, तब भी एरिया सेम रहेगा। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। मैथ ब्रेक क्यों नहीं होता? ये काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, पर यही तो ज्योमेट्री की स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की ब्यूटी है। मैथ इसलिए ब्रेक नहीं होता क्योंकि एरिया सिर्फ दो चीजों का प्रोडक्ट है, बेस और हाइट। यहाँ बेस तो फिक्स्ड है, राइट, लाइन AB। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि उनके बीच की दूरी यानी उनका गैप कभी नहीं बदलता। इसका मतलब हाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप ट्रायंगल को कितना भी स्क्यू या स्ट्रेच कर लें। बेस सेम, हाइट सेम, तो टोटल मैथमेटिकल स्पेस या एरिया इक्वल ही रहेगा। Brilliant explanation. The boundaries hold the truth. Now we are on slide 10. Important points 3 and 4. Proportionality matrix. ये स्लाइड बेसिकली पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ग्रिड में कंपेयर कर रही है। एक तरह से प्रोपोर्शनल लॉजिक का मैट्रिक्स, एक चीट शीट है। ये मैट्रिक्स एक्चुअल में रेशियोज के अराउंड घूमती है। पॉइंट 3 कहता है कि अगर हाइट सेम हो तो उन शेप्स के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है, जो हमने सेवियन वाले में देखा। हाँ। और पॉइंट 4 इसका रेसिप्रोकल लॉजिक है। अगर बेस सेम हो तो एरिया का रेशियो डायरेक्टली उनके इंटरनल हाइट्स के रेशियो के बराबर होगा। ये कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है, बस बेसिक मैकेनिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी दिखाते हैं। ओके, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली ले डाउन हो चुकी है। अब इन बेसिक मैकेनिक टूल्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। एग्जाम्पल 1, फाइंडिंग मैक्सिमम एरिया। यहां पूछा गया है कि अगर एक ट्राइंगल की साइड्स 8 सेंटीमीटर्स, 17 सेंटीमीटर्स और एक अननोन x सेंटीमीटर्स हैं, तो मैक्सिमम एरिया पाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहां तो डेटा मिसिंग भी है और कंडीशन भी एक्सट्रीम है। यहाँ स्ट्रेट फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ मैकेनिज्म को थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। स्लाइड पर मेथड 3 यानी साइन एरिया का यूज किया गया है। एरिया इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। राइट। अब क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया। एरिया तभी मैक्स होगा जब साइन थीटा अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम पर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वेव अपनी पीक पर कहाँ होती है? 90 डिग्रीज पर, जहां उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 होती है। ओह, आई सी वेयर दिस इज गोइंग। इस एक लॉजिकल डिडक्शन ने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये एसेंशियली एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगता है, x इक्वल्स रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। इसे प्रोसेस करने पर रिजल्ट लगभग 18.79 सेंटीमीटर आता है, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ लॉजिक ने मैथ को लीड किया है। That is genuinely a revelation. Trigonometry के एंगल ने लिटरल ज्योमेट्री की शेप डिफाइन कर दी। Now we are on slide 12. Example 2, area ratio in a divided triangle. यहाँ एक लार्ज ट्रायंगल PQR है, जिसमें लाइन ST ड्रॉ की गई है, साइड्स का रेशियो दिया है और नीचे बने क्वाड्रिलैटरल STQR का एरिया 177 स्क्वायर सेंटीमीटर है। PQR का टोटल एरिया फाइंड करना है। ये काफी कॉन्वोल्यूटेड लग रहा है। कॉन्वोल्यूटेड लगता है क्योंकि वैल्यूज डायरेक्ट नहीं है। यहाँ शेयर्ड एंगल का मैकेनिज्म यूज होगा। छोटा ट्रायंगल PST और पूरा बड़ा ट्रायंगल PQR, दोनों टॉप पर एंगल P शेयर करते हैं। अच्छा। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो बनाते हैं साइन फॉर्मूला यूज करके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन साइन फंक्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो रेशियो से क्या निकलता है? रेशियोज निकालने पर पता चलता है कि अगर PQR की ज्योमेट्रिक वॉल्यूम 77 यूनिट्स है तो PST 18 यूनिट्स है, तो बचा हुआ नीचे का क्वाड्रिलैटरल नेचुरली 77 माइनस 18 यानी 59 यूनिट्स होगा। हाँ, अब समझा। और अब इसे रियल वर्ल्ड नंबर से कनेक्ट करना होगा। एग्जैक्टली। अब आती है स्केलिंग। 59 यूनिट्स को रियल वर्ल्ड एरिया 177 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल सेट किया जाता है। इससे एक स्केल मल्टीप्लायर मिलता है 3 का, यानी हर एक यूनिट रियल में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर की है। इस मल्टीप्लायर को बड़े ट्रायंगल के 77 यूनिट्स पर अप्लाई करने से फाइनल आंसर 231 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, ऑप्शन बी। मैकेनिज्म को यूनिट रेशियोज में तोड़ना और फिर रियल वर्ल्ड नंबर से स्केल अप करना, एलिगेंट। पर अब इस टेक्निक का अल्टीमेट टेस्ट आने वाला है।
Now we are on slide 13. Example 3, nested triangles. Step 1. ये डायग्राम देखकर लिटरली ऐसा लगता है जैसे किसी ने ट्रायंगल के आईने को तोड़ दिया हो। एक बड़े ट्रायंगल ABC के अंदर लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं और बीच में एक शेडेड क्वाड्रिलेटरल PQSR है। यहाँ क्या लॉजिक लगेगा? ये ज्योमेट्रिक केओस जैसा दिखता जरूर है, बट इसमें भी एक ऑर्डर छुपा है। स्टेप 1 में फिर से यूनिट मल्टीप्लाई मेथड यूज होगा, शेयर्ड एंगल A को फाउंडेशन बनाकर। एंगल A तीनों लेयर्स में कॉमन है ना? इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर टोटल ट्रायंगल, उनके साइड्स के प्रोपोर्शंस को यूज करके हम एक 3 पार्ट रेशियो निकालते हैं। इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने पर एक बेस लाइन रेशियो मिलता है 30:140:120, जिसे और सिंप्लीफाई करके 3:14:21 यूनिट्स लिख सकते हैं। गॉट इट। शेडेड सेक्शन की रिलेटिव साइज इनमें से इनर लेयर को सब्ट्रैक्ट करके आती है, यानी 14 - 3 = 11 यूनिट्स। तो 11 यूनिट्स हमारी रिलेटिव साइज हो गई। This logic naturally leads us to the next step, finding the actual size. Now we are on slide 14. Example 3, step 2 and step 3. Units को reality से मैप करने के लिए total shape का real area पता होना चाहिए। प्रिसाइसली आउटर ट्रायंगल ABC की तीनों बाउंड्रीज यानी साइड्स 13, 14 और 15 दी गई हैं। हाइट मिसिंग है। यहाँ हमारा उत्तर 3D ज्योमेट्रिक स्कैनर यानी हिरॉन्स फॉर्मूला एक्टिवेट होता है। तीनों साइड्स के बेसिस पर सेमी पेरीमीटर निकालकर इक्वेशन प्रोसेस करने से बड़े शेप का एब्सोल्यूट एरिया एग्जैक्ट 84 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। और स्टेप 3 में बस दोनों को मर्ज करना होगा? हाँ, स्टेप 3 फाइनल सिंथेसिस है। हमारी आउटर बाउंड्री 21 रिलेटिव यूनिट्स थी और रियलिटी में वो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो स्केलिंग मल्टीप्लायर क्या निकला? 4 टाइम्स 21 multiplied by 4 is 84. राइट। इस मल्टीप्लायर को हमारे शेडेड स्पेस यानी 11 यूनिट्स पर लगा दें तो 11 × 4 = 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन ए एग्जैक्टली करेक्ट है। माइंड ब्लोन। रेशियोज की रिलेटिव दुनिया और हेरॉन्स फॉर्मूला की एब्सोल्यूट दुनिया को एक मल्टीप्लायर से कितनी इजीली कनेक्ट कर दिया। अब स्लाइड में एक और कंसेप्चुअल शिफ्ट हो रहा है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, द साइन रूल डेफिनेशन। यहाँ एरिया से हटकर डायरेक्टली साइड्स और एंगल्स के कनेक्शन की बात की गई है। फॉर्मूला है A/sin A = B/sin B = C/sin C = K। ये इक्वेशन बिल्कुल एक परफेक्ट कॉस्मिक कोड की तरह दिखती है। इसे किसी भी ट्रायंगल का DNA स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। साइन रूल ये रिवील करता है कि ट्रायंगल का कोई भी हिस्सा आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक एंगल थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो उसके ठीक ऑपोजिट वाली साइड को इस रेशियो, इस कॉस्मिक रूल को मेंटेन करने के लिए अपनी लेंथ चेंज करनी ही पड़ेगी। वाओ, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हाँ, ये इक्वेशन प्रैक्टिकली प्रूव करती है कि शेप चाहे कितनी भी एसिमेट्रिक क्यों ना दिखे, उसके अंदर का हर एलिमेंट एक अनब्रेकेबल प्रोपोर्शन में हमेशा लॉक होता है। लेकिन ये मैजिकल प्रोपोर्शन आता कहाँ से? आई वांट टू सी द मैकेनिज्म। Now, we are on slide 16. Proof of the sine rule part 1. यहाँ इस DNA को डिकोड किया गया है हाइट h को यूज करके। हाँ, और मेरे माने तो ये प्रूफ बहुत खूबसूरत है। एक रैंडम ट्रायंगल के बीच में एक हाइपोथेटिकल हाइट h ड्रॉ की जाती है, जिससे वो 2 छोटे राइट एंगल ट्रायंगल्स में बट जाता है। लेफ्ट साइड पर साइन एंगल का रिलेशन बनता है हाइट और हाइपोटेन्यूज, जो कि साइड C है उसके बीच, जिससे हाइट की एक इक्वेशन मिलती है। राइट साइड पर सेम लॉजिक दूसरे एंगल और साइड B के साथ अप्लाई होता है। मतलब एक ही हाइट निकालने के 2 रास्ते बन गए। एग्जैक्टली। इस मैकेनिज्म ने बेसिकली एक ही h को निकालने के 2 अलग-अलग रास्ते दे दिए हैं। And when you have 2 paths to the same destination. Now we are on slide 17, proof of the sine rule conclusion. दोनों पाथ्स को बिल्कुल आमने सामने रख दिया गया है। सही कहा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस एक ही इनविजिबल हाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हम उन्हें आपस में इक्वल सेट कर सकते हैं। जब उन फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई और रीअरेंज किया जाता है तो हमारे पास बचता है C/sin C = B/sin B। ये साइन रूल का डायरेक्ट मैथमेटिकल एवोल्यूशन है, और जब इसको शुरुआती एरिया फॉर्मूला के साथ मर्ज किया जाता है तो QED क्वाड एरेट डेमोन्स्ट्रेंडम लग जाता है, यानी मैथमेटिकल फिलॉसफी प्रूव हो गई। ये पूरा लॉजिक अपने आप में एक फुल सर्कल है।
Alright, we have absorbed a lot of complex mechanics. Now we are on slide 18, rapid fire revision. ये स्लाइड सारे मेन मैकेनिज्म्स को एक फ्रेम में सिंथेसाइज करती है. ये फ्रेमवर्क माइंड में मैप होना चाहिए. बेसिक फॉर्मूला वहां लगता है जहां एंकर और परपेंडिकुलर अवेलेबल हो. हेरॉन्स का स्कैनर वहां चलेगा जहां सिर्फ आउटर बाउंड्री या साइड्स अवेलेबल हों. साइन का क्रॉसओवर वहां जहां एंगल और साइड लॉक हो जाए. और साइन रूल वहां लगता है जहां ऑपोजिट पार्टनर्स यानी एंगल और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उनका पेयर अवेलेबल हो. साथ में 2 शॉर्टकट्स. सेवियन लाइन बेस के रेशियो में ज्योमेट्रिक स्पेस तोड़ती है और पैरेलल लाइंस वॉल्यूम को कंजर्व करके रखती हैं. Straight and to the point. Let's see them in action. Now we are on slide 19. Practice questions part 1. यहाँ डायरेक्टली बेसिक्स टेस्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन 2 में साइड्स 5, 12 और 13 दी हैं. क्वेश्चन 2 में ट्रैप ये है कि लोग जल्दी में हिरॉन्स लगाने लग जाते हैं. पर नंबर पैटर्न्स की समझ यहाँ टाइम बचाती है. 5, 12 और 13 एक राइट एंगल ट्रिपलेट बनाते हैं. क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. बिल्कुल, यानी इनमें बेस और परपेंडिकुलर पहले से छुपा हुआ है. सीधा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 यूज कीजिए और आंसर इजीली 30 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल आता है. Identifying the hidden nature of the numbers. Now we are on slide 20. Practice questions part 2. Question 4 specifically median concept का practical test है, जहां एक हाफ का एरिया 25 दिया है. और हम जानते हैं कि मीडियन एरिया को लेजर बीम की तरह एग्जैक्टली हाफ में तोड़ती है. अगर एक आधी वैल्यू 25 है तो नेचुरली टोटल लॉजिकल वॉल्यूम 50 ही होगी. और क्वेश्चन 5. वही क्वेश्चन 5 साइन रूल का डायरेक्ट यूजेज चेक कर रहा है, जहां ऑपोजिट पेयर्स का डेटा इंसर्ट करके इजीली मिसिंग लेंथ 4√2 निकाली जा सकती है. मैकेनिक्स परफेक्टली टेस्ट हो गए. And that brings us to the finish line of the material. Now we are on slide 21. Masterclass complete. यहाँ एक bold badge है 100% covered और एक encouragement message है Keep practicing future officers. साथ ही में लाइक, डाउनलोड और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन्स हैं इस बात के रिमाइंडर के साथ कि बार-बार इन प्रिंसिपल्स के पास वापस आना ही एक्चुअली रिटेंशन की की है. डॉक्यूमेंट कंप्लीटली डीकोड हो गया है. अब सबसे जरूरी काम है इस एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक को एग्जाम फोकस्ड रियलिटी के साथ कनेक्ट करना और एक स्ट्रक्चर्ड समरी फ्रेम करना. तो आइए इस डीप डिस्कशन को सम अप करते हैं. अगर इस पूरे ब्रेकडाउन को क्विकली कंसेप्चुअलाइज करना हो तो एग्जाम हॉल में बैठा कोई एस्पिरेंट क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करें? देखिए, स्ट्रक्चर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि शेप का डेटा आपको बताता है कि कौन सा टूल यूज करना है. अगर स्ट्रेट 90 डिग्री दिखे, यूज बेस हाइट. अगर फिगर कंप्लीटली टिल्टेड है पर बाउंड्री पता है, यूज हेरॉन्स रैप अराउंड. अगर डिग्री अचानक पिक्चर में आए, शिफ्ट इंटायरली टू सीने मैकेनिक्स. मेक सेंस? की टेक अवे ये है कि एंगल सिर्फ रोटेशन नहीं होते. ज्योमेट्री में एंगल्स इनडायरेक्टली हाइट और साइड्स के रिलेटिव साइज कंट्रोल करते हैं.